हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अबाउट यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम है क्या? यूक्लिडियन एल्गोरिदम एक मेथड है जिससे हम दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी या एचसीएफ कहते हैं। एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता क्या है? जैसा कि इसका नाम है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी वो नंबर है सच दैट पहला चीज वो सबसे बड़ा ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो इन दोनों नंबर्स ए एंड बी को डिवाइड करता है। अगर फॉर्मली देखें तो इफ d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, दो मेरे पास नंबर है ए एंड बी, उनका जीसीडी फाइंड करना है। एंड अगर वो d है तो इसका मतलब होता है पहला चीज कि d डिवाइड्स a, यानी कि ये डिवाइड्स का सिंबल है, ठीक है। d a को डिवाइड करता है एंड ऑल्सो d ऑल्सो डिवाइड्स p। एंड इसके साथ साथ अगर कोई एक ऐसा नंबर c है सच दैट c भी a को डिवाइड करता है एंड c b को भी डिवाइड करता है, देन दिस इम्प्लाइज c इज लेस देन इक्वल टू d। मतलब मेन ये है कि d से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो a और b दोनों को डिवाइड करे। यही उसका फॉर्मल डेफिनेशन है एंड ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब जनरली जब हम लोग जीसीडी फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर a एंड b है, मैं a के सारे फैक्टर्स लिख दूंगा, मैं b के सारे फैक्टर्स लिख दूंगा एंड उसके बाद देखूंगा कौन से फैक्टर्स कॉमन है एंड उन कॉमन फैक्टर्स में से देखूंगा सबसे बड़ा कौन सा है एंड वो मेरा हो जाएगा जीसीडी। बट ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस लगता है एंड है भी एक्चुअली में प्रोसेस। एंड इसी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे आज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। अब यूक्लिडियन एल्गोरिदम बताने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा अज्यूम करना चाहूँगा ताकि सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आगे जब हम डिस्कशन करें सो हम लोग को आसानी हो। एंड वो अज्यूम ये है अजम्पशन कि मैं a और b दोनों को पॉजिटिव इंटीजर्स मान के चल रहा हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं जीसीडी, तो हमको देखना रहता है वो पॉजिटिव नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड करता हो। एंड एक और चीज़ हमको मिस पता है कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो डिवाइजर 6 के हैं वही डिवाइजर -6 के भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके डिवाइजर्स हो जाएंगे मेरे -1 +-1 +-2 +-3 एंड +-6। एंड एग्जैक्टली इसके भी डिवाइजर्स वही हो जाएंगे +-1 +-2 +-3 एंड +-6। तो जब हम कभी भी 6 और इसके साथ कोई दूसरा नंबर लेते हैं, उसका अगर हम जीसीडी फाइंड कर रहे हैं, तो जब चाहे हम 6 लें या -6 लें, जब उसके डिवाइजर्स का लिस्ट सेम है दोनों ही केस में, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जनरलाइज करके हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ a, b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ये आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या है, ये मॉड a मॉड b है। जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉड a मॉड b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी का यूज करके हम लोग अजम्पशन कर सकते हैं कि a एंड b हम पॉजिटिव लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग आगे जब डिस्कशन करें तो हमको चीज़ें आसान रहें। एंड अब आगे बढ़ने से पहले, यूक्लिड एल्गोरिदम बताने से पहले, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग को पता होना चाहिए वो है डिवीजन एल्गोरिदम का, क्योंकि उसके बिना इसका प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम कहता है given integers a and b, that is हमें दो integers दिए हैं a and b where b is positive, then there exist unique integer, सबसे important है ये unique integers q and r such that a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and strictly less than b। एंड इसी में जो q है, इस q को, यूनिक q को हम लोग क्वोशंट कहते हैं एंड इस यूनिक r को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं when a is divided by b। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार वापस से समझाना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिक इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल जब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि रिमाइंडर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन r, ये जो q होगा ये यूनिक होगा एंड ये r भी यूनिक होगा। एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं a को अगर 8 ले लूँ एंड b को मैं 3 ले लूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 + 2। तो यहाँ मेरा q हो जाएगा 2 एंड r हो जाएगा, r भी हो जाएगा 2। यहाँ पे जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वोशंट 2 है एंड रिमाइंडर मेरा 2 है एंड 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब पॉइंट ये है कि जो रिमाइंडर एंड ये क्वोशंट होगा ये यूनिक होते हैं, एंड यही डिवीजन एल्गोरिथम में जो थ्योरम है ये स्टेट करता है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, पहले कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम होता क्या है, मतलब उसका एल्गोरिथम है क्या, स्टेप्स क्या हैं जिससे हम लोग किसी 2 नंबर का जीसीडी फाइंड कर सकते हैं, एंड फिर मैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रूफ दिखाऊंगा यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, एंड उसके बाद फिर मैं एक इंट्यूटिव प्रूफ भी दूंगा जिससे आप लोगों को प्रूफ और अच्छे से समझ जाए, एंड उसके बाद एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को प्रूफ नहीं जानना है तो आप लोग आफ्टर एल्गोरिथम मेरे बताने के बाद आप लोग सीधा वीडियो को स्किप करके उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं जिसका सोल्यूशन हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम से करने वाले हैं। सो अब मैं इसका यूक्लिड्स एल्गोरिथम बताऊंगा है क्या। सो अब हम लोग देखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स A एंड B, एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा था मैं दोनों को पॉजिटिव मान लूंगा, एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मानते हैं A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, सो अब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा यूक्लिडियन एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या हैं, एंड उसके बाद उसको एक बार एग्जांपल से समझेंगे। सो अगर मैं तो सबसे पहला स्टेप है क्या, सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके A को लिखेंगे एज इक्वल टू B Q1 प्लस R1 वेयर 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन B। ओके, एंड हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, एंड इसीलिए मैंने डिवीजन एल्गोरिथम बताया था कि सिंस ये हर 2 नंबर के लिए ट्रू है A एंड B, देयरफॉर हम लोग A इज इक्वल टू B Q1 प्लस R1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा R1 0 हो जाए, R1 0 होने का मतलब क्या हो गया, R1 0 होने का मतलब A इज इक्वल टू B Q1, एंड A इज इक्वल टू B Q1 का मतलब हो गया कि मैं A को लिख सकता हूँ B इंटू Q1 वेर Q1 इज एन इंटीजर, इसका मतलब B डिवाइड्स A, देयरफॉर B डिवाइड्स A एंड B डिवाइड्स A एंड B डिवाइड्स इटसेल्फ, देयरफॉर इसका GCD सिंपली हो जाएगा, देयरफॉर GCD ऑफ A एंड B हो जाएगा यहाँ पे सीधा B। ओके, क्योंकि B से कोई बड़ा नंबर B को डिवाइड नहीं कर सकता, तो यही सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो B को भी डिवाइड कर रहा है और A को भी डिवाइड कर रहा है। अब इन केस R1 0 नहीं है, दैट इज R1 मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन B है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम लोग सेम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे B एंड R1 पे, दैट इज हम लोग B को लिखेंगे R1 Q2 प्लस R2, एंड बाय डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा कि यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, एंड ये Q1 यूनिक होगा, यहाँ R1 यूनिक है, R2 यूनिक है, यहाँ Q2 यूनिक है, एंड हम लोग को डिवीजन एल्गोरिथम से कंडीशन क्या हो जाएगा कि R2 जो है रिमाइंडर इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड R1 से कर रहे हैं, लेस देन R1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये आ गया, एंड अगेन यहाँ पे हम लोग ये वाला कंडीशन चेक करेंगे कि अगर R2 मेरा 0 हो गया, अगर R2 0 है देन हम लोग कह देंगे GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू R1, एंड अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल R2 मेरा 0 नहीं है, दैट इज R2 मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन R1 है, देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, यही रिपीट करेंगे प्रोसेस जहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 टाइम्स Q3 प्लस R3, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन हो जाएगा R3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन R2, एंड सेम वही प्रोसीजर करेंगे। सो यहाँ पे जनरल एल्गोरिथम चल क्या रहा है, हम लोग ये प्रोसेस करते जाएंगे, एंड मान लेते हैं इसको मैं अज्यूम कर रहे हैं कि ये चलते जा रहा है कहाँ तक, n+1 टर्म्स तक चल रहा है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मेरा क्लेम ये है कि ये प्रोसेस चलते जाएगा एंड ये फाइनाइटली मेनी स्टेप्स पे जाके रुक जाएगा, एंड जहाँ ये रुकेगा वहाँ पे ऐसे पॉइंट पे रुकेगा जब मेरा किसी एक पॉइंट पे जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, दैट इज एक ऐसा स्टेप आएगा nth स्टेप जहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 होगा। एंड ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि पहले स्टेप में था मेरा R1 लेस देन B, फिर R2 मेरा लेस देन R1 एंड R3 मेरा लेस देन R2, एंड ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, सारे स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्टली छोटा होता जा रहा है, एंड ये चलते जाएगा, एंड हम लोग को पता है ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। अब मुझे बताइए, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है एकदम, तो वो जीरो से पीछे तो जा नहीं सकता, कंटिन्यूसली तो चलता नहीं जाएगा, कभी ना कभी वो 0 पे आएगा ही आएगा। देयरफॉर मैं मान लेता हूँ कि Rn+1 इज 0। अब Rn+1 के लिए मेरे पास इक्वालिटी क्या होगी, Rn+1 के लिए मेरे पास आ जाएगा, हम लोग यहाँ से पैटर्न देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मेरा R1 था तो ये था,
R2 के लिए ये, R3 के लिए ये। तो जब Rn+1 आएगा तो Rn+1 से पहले Rn आएगा एंड उसके बाद Rn, तो पहले मैं Rn+1 लिखूंगा फिर Rn का लिखूंगा। Rn+1 के लिए मेरा ये Rn+1 हो जाएगा Qn+1 एंड यहाँ पे आ जाएगा Rn-n एंड ये Rn-1। सो मेरे पास आ जाएगा, लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू Rn Qn+1 प्लस Rn+1 क्या है मेरा 0 एंड इससे जस्ट नेक्स्ट अबव स्टेप क्या होगा, इससे जस्ट प्रीवियस स्टेप क्या होगा मेरा, उससे पहले होगा Rn-2 इज इक्वल टू Rn-1 Qn प्लस Rn एंड हमने देखा कि जब भी ये, जब R3 0 था तो मेरा GCD था R2, जब R2 0 हमने देखा तो हमारा GCD था R1। सो मेरा Rn+1 0 है तो मेरा GCD क्या हो जाएगा Rn एंड दिस इंप्लाइज GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू Rn। सो हम लोग ने समझा क्या कि हम लोग के पास अगर दो नंबर्स हैं A एंड B तो हम लोग पहले डिवीजन एल्गोरिथम से उसको लिख देंगे A इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1 एंड इसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है एंड जिस स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिलता है उसके प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर नॉन जीरो है वही उसका GCD हो जाएगा A एंड B का। सो ये तो हो गया एल्गोरिथम। एक बार इसको एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझ जाए। ओके, सो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मैं A को ले लूँगा 15 एंड B को ले लूँगा 6। ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम लोग इसको कंपेयर कर सकें हमारा GCD सही है कि नहीं। हम लोग को पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 15 एंड 6 क्या हो जाएगा 3 होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं 1 2 3 एंड 6। इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15 एंड 3 ही कॉमन है दोनों में सबसे बड़ा। ये बस हमारा एग्जांपल था। अब हम लोग इसको डिवीजन अरे यूक्लिडियन एल्गोरिथम से करेंगे। सो मैं 15 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर मेरा नॉन जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 2 प्लस 0। सो हमको एक ही स्टेप में, दूसरे स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया एंड सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 है सो इसका प्रीवियस जो रिमाइंडर है जो नॉन जीरो है 3 वही हो जाएगा 6 और 15 का GCD। सो हमने यहाँ पे इजीली देख लिया। एक थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। फॉर एग्जांपल मैं A को ले लेता हूँ 24 एंड B को हम लोग ले सकते हैं 15। ओके, तो A 24 है मेरा, तो मैं 24 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 1 प्लस 9। ओके, 15 इंटू 1 प्लस 9। अब मैं 15 को 9 से डिवाइड करूंगा। सो 15 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 1 प्लस 6, अगेन नॉन जीरो रिमाइंडर। अब मैं 9 को 6 से डिवाइड करूंगा, 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, अगेन नॉन जीरो। अब मैं 6 को 3 से करूंगा तो 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इसके प्रीवियस स्टेप में जो नॉन जीरो रिमाइंडर है 3 वही 24 और 15 का GCD होगा एंड ये ट्रू है कि GCD ऑफ 24 एंड 15 इज इक्वल टू 3। सो हमने देखा कि यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग इसका GCD हम लोगों ने निकाल लिया। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि ये ठीक है, ये मीन्स मेथड तो हमको समझ में आ गया, लेकिन इसका पीछे का रीजन क्या है कि क्यों ऐसा है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं कि जब जीरो रिमाइंडर आ रहा है उसके जस्ट प्रीवियस स्टेप वाला ही इन दोनों का रिमाइंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का GCD हो जाएगा A और B का। क्या लिंक है आपस में? सो वो अब मैं उसका प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग को पता है फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम दैट A इज इक्वल टू, हमारा अजम्पशन अभी यही है, A ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन 0, BQ प्लस R वेयर R ये होगा। ओके, स्ट्रिक्टली लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यूनिक Q। सो अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैं बस इस प्रूफ को बताने से पहले एक चीज़ बस रिमाइंड करना चाहूँगा। जब हम लोग ने एल्गोरिथम देखा था स्टेप, तो मेरा बस यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे थे कि मैंने A को लिखा था BQ1 प्लस R1 एंड हमने चेक किया था कि अगर R1 0 है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जब R1 0 हो जाएगा यानी कि A इज इक्वल टू BQ1, हाँ, देन यहाँ पे हम लोग सिंपली कह दे रहे थे कि B जो है हो जाएगा GCD ऑफ A एंड B। एंड अगर नहीं जीरो रहा था तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ रहे थे एंड B को लिख रहे थे R1 टाइम्स Q2 प्लस R2। एंड यहाँ पे भी अगर R2 0 हो जा रहा था तो हम लोग सिंपली कह सकते थे कि R1, क्योंकि कैसे क्या हो जाता फिर R1 इंटू Q2 इज इक्वल टू B
and since r1 into q2 is equal to b, this implies r1 divides b and r1 को डिवाइड करता ही है और सबसे बड़ा ऐसा पॉसिबल नंबर है, therefore यहाँ से हो जाता है GCD of b and r1 is equal to r1। सो हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, जब r1 0 है सो a और b का GCD b हो गया। ये पैटर्न ध्यान दीजिए, जब r2 0 है सो b और r1 का GCD r1 हो गया। बट हमारे एल्गोरिदम में क्या क्लेम था कि जिस स्टेप पे r2 0 हो रहा है उस स्टेप पे उसके प्रीवियस स्टेप में जो रिमाइंडर है जो कि r1 होगा वो a और b का GCD हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि a और b का इस स्टेप में हमने देखा कि b और r1 का GCD r1 है, ये हमने प्रूव कर दिया। एंड हम लोग क्या कह रहे हैं एल्गोरिदम में कि जब r2 0 होगा तो a और b का GCD जो है वो भी r1 हो जाएगा। सो हम लोग को एक्चुअली में शो क्या करना है कि GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ b r1, ये एक्चुअली में शो करना है हम लोग को, ठीक है। एंड अगर हम लोगों ने ये शो कर दिया सो हमारा क्लेम हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। सो मेन ये इसलिए बताया मैंने ताकि हम लोग को पता रहे कि शो क्या करना है। अब मैं यही यहाँ पे क्लेम करूंगा कि GCD ऑफ a b इज इक्वल टू GCD ऑफ b r, एंड हम लोग देखेंगे कैसे ये शो करने के बाद हम लोग जो एल्गोरिदम हमने शो किया दिखाया था वो कैसे करेक्ट है हम लोग उसको शो कर देंगे। सो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट d इज इक्वल टू GCD ऑफ a b, ठीक है। d जो है GCD है a b का, मतलब क्या होगा कि d जो है a को भी डिवाइड करता है, d जो है b को भी डिवाइड करता है, एंड अगर कोई डिवाइजर c है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिवाइजर c है a और b का जो दोनों को डिवाइड करता है। अब सिंस d डिवाइड्स a d डिवाइड्स b, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, मेरे पास है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू। अब ये d से डिविजिबल है, ये d से डिविजिबल है, देयरफॉर a माइनस बी क्यू भी d से डिविजिबल होगा। ये हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है a मेरा क्या है, अगर a मेरा d से डिविजिबल है देन a is equal to some d times k1 and b is equal to d times k2, ठीक है। सो मेरा r हो जाएगा d times k1 minus d times k2 into q, and this implies equal to d कॉमन ले लेंगे तो k1 minus k2 q is equal to r। अब ये एक इंटीजर है, k1 minus k2 q एक इंटीजर है, ये जीरो हो सकता है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ये जीरो हो सकता है। तो d जो है d into this integer is equal to r, दिस इम्प्लाइज d डिवाइड्स r, मतलब d जो है वो r का डिवाइजर है। बट अगर d r को डिवाइड कर रहा है सो इसका मतलब क्या हो गया कि d मेरा b को डिवाइड करता है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, एंड d r को भी डिवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब d इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r, ठीक है। d एक कॉमन डिवाइजर है b एंड r का। अब एक बार ध्यान से देखिए कि अगर मेरा c मेरा कॉमन डिवाइजर है b और r का, इसका मतलब क्या होगा कि c डिवाइड्स b एंड यहाँ c होगा, c डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स r, एंड c डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स r, तो इसका मतलब c जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी डिवाइड करेगा b और r का, विच इम्प्लाइज c डिवाइड्स बी क्यू प्लस r एंड c डिवाइड्स बी क्यू प्लस r, एंड बी क्यू प्लस आर है क्या, a, दैट इज c डिवाइड्स a, यानी कि c जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। सो हमने देखा कि एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ b एंड r डिवाइड्स a, एंड c जो है a को भी डिवाइड कर रहा है एंड c b को डिवाइड कर ही रहा है। सो c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b, विच इम्प्लाइज c इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। दिस इम्प्लाइज, हम लोग को पता है कि अगर कोई भी कॉमन डिवाइजर है a और b का तो वो d से छोटा होगा, c इज लेस देन इक्वल टू d। एंड अब यहाँ से हम लोग को मिला क्या, c एक आर्बिट्ररी यानी कोई भी कॉमन डिवाइजर था b और r का, एंड हमने शो कर दिया है d भी उसका एक कॉमन डिवाइजर है b और r का, एंड सारे c जो है d से छोटे हैं, इसका मतलब d जो है वो भी GCD हो जाएगा किसका, b और r का। एंड d हमारा स्टार्टिंग में था क्या, d था मेरा GCD ऑफ a एंड b। सो हमने शुरू किया कि लेट d इज इक्वल टू GCD ऑफ a एंड b, एंड उसके बाद हमने शो कर दिया d इज इक्वल टू GCD ऑफ b एंड r, एंड हमारा क्लेम हो गया। हम लोग को यही शो करना था, ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग शो करेंगे कैसे एल्गोरिदम जो है यूक्लिडियन एल्गोरिदम वो करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम
था क्या, अरे सॉरी, हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम था क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, बी इज इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू एंड सो ऑन। हम तब तक चल रहे थे जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, हम उससे एक पिछले स्टेप तक भी जाएंगे, तो वो हो जाएगा आर एन माइनस टू इज इक्वल टू आर एन माइनस वन टाइम्स क्यू एन प्लस आर एन एंड आर एन माइनस वन इज इक्वल टू आर एन क्यू एन प्लस वन प्लस ज़ीरो। ये मेरा था। अब हमने ये शो किया है कि GCD अगर A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है देन GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ बी आर। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें दिस इम्प्लाइज GCD, हम लोग को फाइंड GCD ऑफ ए बी करना है, ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ बी आर वन। ओके, सो GCD ऑफ बी आर वन, यहाँ से देखिए, अब इसको तो हमने देख लिया, अब इसको देखेंगे। यहाँ पे B इज इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू, सो GCD ऑफ बी आर वन विल बी इक्वल टू GCD ऑफ आर वन आर टू। सो दिस implies GCD ऑफ बी आर वन इज इक्वल टू आर वन आर टू एंड सो ऑन। अगर ऐसे चलते जाएं, फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप में आ जाएगा GCD ऑफ आर एन माइनस टू कॉमा आर एन माइनस वन इज इक्वल टू GCD ऑफ आर एन माइनस वन कॉमा आर एन, दैट इज, ये सारे इज इक्वल टू, यहाँ पे GCD, मैं यहाँ पे बस ब्रैकेट लिख रहा हूँ, GCD नहीं लिख रहा हूँ बार बार, आर एन माइनस वन कॉमा आर एन एंड दिस इज इक्वल टू GCD ऑफ आर एन कॉमा ज़ीरो। ठीक है, आर एन कॉमा ज़ीरो एंड GCD ऑफ आर एन कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, यानी कि हमने स्टार्ट किया GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ बी कॉमा आर वन इज इक्वल टू GCD ऑफ आर वन कॉमा आर टू एंड सो ऑन। GCD ऑफ आर एन माइनस वन कॉमा आर एन इज इक्वल टू GCD ऑफ आर एन कॉमा आर एन प्लस वन एंड आर एन प्लस वन मेरा जीरो है, हमने मान लिया है, देयरफॉर एंड इन दोनों का GCD हो जाएगा आर एन। क्यों? क्योंकि आर एन को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है आर एन एंड जीरो को भी डिवाइड करने वाला, जीरो को तो सारे नंबर डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट फॉर जीरो, देयरफॉर इन दोनों में जो कॉमन सबसे बड़ा है वो आर एन, देयरफॉर GCD ऑफ ए कॉमा बी इज आर एन एंड आर एन था क्या, आर एन था हमारा जिस लास्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है उससे जस्ट एक प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर। सो हमने शो किया कि मेरा जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो करेक्ट है। अब इसका एक बार हम लोग इंट्यूटिव प्रूफ देखते हैं कि है क्या ये। सो हम लोगों ने इसका फॉर्मल प्रूफ तो देख लिया एंड समझ लिया, अब हम लोग इसका एक इंट्यूटिव प्रूफ देखते हैं जो हम लोग को समझने में हेल्प करेगा कि ईजिली और अच्छे तरीके से। मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ऑफ लेंथ A एंड दूसरा एक लाइन सेगमेंट है ऑफ लेंथ B एंड हम लोग ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि ये थिंग कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन जीरो, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या टास्क दिया गया है कि मुझे इस A लेंथ के सेगमेंट को डिवाइड करना है, कुछ ऐसे इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करना है एंड B लेंथ को भी मुझे इक्वल लेंथ्स पे डिवाइड करना है और मुझसे कंडीशन ऐसा दिया गया है कि ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं जो जिसमें डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कम से कम डिविजन्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 4 लेंथ का है सो इसको मैं ऐसे 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 ये 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ 1 यूनिट के एंड इसको मैं एज इट इज छोड़ दूँ तो इसमें बस एक ही पार्ट है 4 लेंथ का यूनिट एंड एक ऑप्शन है कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। सो मुझे क्या करना है, मुझे कम से कम डिवीजन होने चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस डिवीजन का लेंथ होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक 4 का है एंड अगर मेरे पास एक 6 का है, सॉरी ये इसको 6 मान लेते हैं, इसको 6 एंड इसको 4। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि मुझे इन दोनों को ऐसे डिवाइड करना है सेगमेंट्स में, ऐसे लेंथ के सेगमेंट्स में डिवाइड करना है सच दैट दोनों के लेंथ का सेगमेंट सेम हो, पहला चीज़। अब एक और चीज़, हम इसको उसी लेंथ के सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग को पता है जो इनको डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल हम इस 6 को ऐसा, क्या नाम है, अगर हमको इसको इक्वल पार्ट से डिवाइड करना है सो हम लोग को पता है कि हम जिस भी लेंथ के सेगमेंट्स, अगर ये D लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, बस एग्जांपल के ले रहा हूँ, तो ये हम लोग को पता है D जो है 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मुझे ये कह रहा हूँ कि मुझे 4 और 6 को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों का लेंथ सेगमेंट, जो डिवीजन का लेंथ सेगमेंट है वो सेम हो एंड वो सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ सेगमेंट हो। तो वो क्या हो सकता है कि
अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एज इट इज छोड़ सकता हूँ एक ही सेगमेंट, या तो इसको मैं 2 यूनिट में डिवाइड कर सकता हूँ, या तो इसको 1 1 1 1 4 यूनिट में। सिमिलरली इसको मैं 6 को ऐसे छोड़ दूँ, या तो 2 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दूँ, तो 2 2 2 3 पार्ट्स में, एंड या तो 3 यूनिट्स में 3 एंड 3 2 पार्ट में, या तो 1 1 1 1 6 पार्ट्स में। मगर सिंस गिवन ये है कि दोनों के सेगमेंट का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए, सो मुझे देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है एंड 4 को भी डिवाइड करता है, एंड इसका मतलब वो नंबर को इन दोनों का कॉमन डिवाइजर होना पड़ेगा। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, हमको चाहिए कि वो जो लेंथ सेगमेंट हो वो सबसे बड़ा पॉसिबल हो। सो यहाँ से मेरा जो दूसरा ऑब्जर्वेशन आ गया कि उसको इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना पड़ेगा, क्योंकि चाहने करने को तो हम लोग ये कर सकते थे कि इसको 1 1 यूनिट में कर दें, इसको 1 1 यूनिट में, सो दोनों के लेंथ सेगमेंट 1 1 1 1 है, इसके भी 1 1, बट ये सबसे बड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको 2 2 2 फॉर एग्जाम्पल 2 यूनिट कर दूं एंड इसको भी 2 यूनिट, सो यही सबसे बड़ा पॉसिबल इन दोनों के लिए पार्टीशन है, क्योंकि 2 ही 6 और 4 का जीसीडी है। सो अब हम लोग जनरल केस में आते हैं, ठीक है, कि ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, मुझे कुछ ऐसा डिवाइड करना है, हाँ मुझे कुछ ऐसा डिवाइड करना है इन लोगों की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो एंड दोनों का ये लेंथ सेम हो। सो मान लेते हैं कि डी वो ऐसा है, ठीक है, डी हमने अज्यूम कर लिया डी जो है इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ये हमने मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ए लेंथ का है मेरा, अब मैं जो बी सेगमेंट है इसको ए के ऊपर रखते जाऊंगा, तब तक रखते जाऊंगा मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ये हो सकता है ये एक बार में कवर हो जाए, मगर हम लोग बस मैं बी लेंथ के सेगमेंट थोड़ा ऊपर रखते जा रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कितने, हम लोग को नहीं पता कितने हैं, जो भी हो एक्स वाई जेड, कितने टाइम्स हमने इसको बी से कवर कर लिया कुछ यहां तक। अब ए जो मेरा पूरा है इसको हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं एंड वो डी सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ है, ठीक है। बी जो मेरा है इसको भी हम डी लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं। अब जब इतने पार्ट यहां तक मेरा बी है, इसको हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट तक डिवाइड कर सकते हैं। अब एंड ये जो रिमेनिंग बचा, ये बचा क्या, यही है मेरा रिमाइंडर, यहां से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे बी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग बी रखेंगे तो ये बी जो है इस ए को क्रॉस कर जाएगा। सो ये जो बचा रिमेनिंग है विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब एंड एक और चीज, अगर मेरा ये ए है एंड बी इसको पूरा कवर कर देगा तो इसका मतलब सिंपली हो गया कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो है 0 है, सॉरी जीसीडी ऑफ ए एंड बी मेरा बी है एंड रिमाइंडर 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा। एंड जब रिमाइंडर 0 है तो हम लोग को सिंपली पता है जीसीडी ऑफ बी कॉमा 0 इज बी, ये हम लोग को पता है कि 0 के साथ जीसीडी लेंगे तो बी आ जाएगा। तो ये वाला ऑलरेडी ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, बट हम लोग मान के चल रहे हैं कि मेरा आर जो है स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है एंड स्ट्रिक्टली बी से छोटा है। सो ये जो रिमेनिंग आर बचा है ये मेरा बच गया है। अब इस पूरे को हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमने डी लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर इसको भी कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग बच रहा है इसको भी हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे को हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से कवर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि हम लोग को के डी लेंथ के सेगमेंट लगेंगे, यानी कि ए को हम लोग के टाइम्स डी मीन्स ए इज इक्वल टू के टाइम्स डी, यानी कि के नंबर ऑफ डी सेगमेंट से इसको कवर कर सकते हैं एंड बी हो जाएगा मेरा कुछ एल टाइम्स डी, यानी कि ये। अब मैं कह रहा हूं जो रिमेनिंग बच रहा है इसको भी हम डी लेंथ के सेगमेंट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बार ध्यान से देखिए जो रिमेनिंग बच रहा है ए माइनस बी वो है क्या, वो है डी कॉमन ले लेंगे तो के माइनस एल। अब के और एल मेरे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो के माइनस एल भी एक, सिंस के ग्रेटर देन एल होगा यहाँ पे हम लोग को पता है, सो के माइनस एल भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो डी इंटू इसको एल नॉट कह देते हैं, यानी कि कुछ नंबर ऑफ डी लेंथ के सेगमेंट से हम लोग इसको भी कवर कर सकते हैं। सो हमने देखा कि बी को हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से कवर कर सकते हैं एंड आर को भी हम लोग डी लेंथ के सेगमेंट से कवर कर सकते हैं। सो मेरे पास क्या आ गया कि जो डी है ये एक कॉमन डिवाइजर है आर एंड बी का, ओके। डी जो है एक कॉमन ऑफ आर एंड बी। सो हमने ये देखा कि पहले हमने शुरू किया था कि डी मेरा
जो है ए और बी का जीसीडी है उसको हम लोग कवर, उसके डी लेंथ के सेगमेंट से इसको कवर कर सकते हैं। अब हमने शो किया कि आर एंड बी को भी डी लेंथ के सेगमेंट से कवर कर सकते हैं, देयरफॉर डी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ आर एंड बी। अब हम लोग को शो क्या करना है कि जो डी है इससे बड़े किसी भी लेंथ के सेगमेंट से हम लोग आर और बी दोनों को कवर नहीं कर सकते। मान लेते हैं, एंड उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि डी डैश एक ऐसा लेंथ का सेगमेंट है जो कि ग्रेटर देन डी है, अजम्पशन है मेरा, सच दैट मैं इस आर लेंथ के सेगमेंट को डी डैश लेंथ, आर लेंथ के सेगमेंट को डी डैश लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड भी कर सकता हूं इक्वली, एंड बी को भी मैं डी डैश सेगमेंट से डी डैश लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकता हूं। सो मेरा हो क्या जाएगा कि इसको मैंने डी डैश से डिवाइड कर लिया एंड इसको भी डी डैश से डिवाइड कर लिया। सो ये बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा, ये इतना पूरा लेंथ मेरा ये है, ये कुछ बी का मल्टीपल होगा, इसको मैंने डी डैश लेंथ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड जो आर है इसको भी मैं डी डैश से डिवाइड कर सकता हूं, तो यानी कि ये जो पूरा है इसको भी मैं डी डैश से डिवाइड कर दूंगा। एंड ये पूरा है क्या, ये पूरा मेरा ए ही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए को भी मैं डी डैश लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकता हूं, मगर क्या वो पॉसिबल है। सो अब मेरे पास क्या आ गया कि ए को मैं डी डैश लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकता हूं एंड बी को भी मैं डी डैश लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकता हूं अजम्पशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब डी डैश जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है एंड डी डैश बी को भी डिवाइड कर रहा है, एंड हमने अज्यूम किया था कि डी डैश इज ग्रेटर देन डी, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं, क्योंकि हमको पता है D इज जीसीडी ऑफ ए बी एंड कोई भी अगर कॉमन डिवाइजर है ए और बी का तो D विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी डैश, मगर यहाँ पे हमको मिल रहा है डी डैश ग्रेटर देन डी। देयरफॉर जो हमारा अजम्पशन था कि इस आर लेंथ के सेगमेंट को एंड बी को हम लोग दोनों को मतलब डी डैश लेंथ के सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं एंड डी डैश ग्रेटर देन डी, वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। देयरफॉर डी से बड़ा कोई भी कॉमन डिवाइजर आर और बी का नहीं हो सकता, एंड यही डेफिनेशन है जीसीडी का। दिस इंप्लाइज जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर इज ऑल्सो डी, एंड वही हमारा क्लेम था, हमने प्रूव कर लिया कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर। सो हमने देखा कैसे इंट्यूटिव वे में मिस लेंथ को कंसिडर करते हुए हमने शो किया कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर, एंड फिर फर्दर हम लोग इसको बार बार यूज करते हुए हम शो कर सकते हैं अपना यूक्लिडियन एल्गोरिथम ट्रू है। सो अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम से करेंगे। सो ये हम लोग का प्रॉब्लम है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पे द सीलिंग ऑफ अ रूम विच इज 1517 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 902 सेंटीमीटर ब्रॉड। सो हम लोग को इसका डायमेंशन दिया है, एंड एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिया बट हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमको स्क्वायर टाइल्स का डायमेंशन फाइंड करना है तो हमको इंटीजर में फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर्स में नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे इंटीजर्स में फाइंड करना है। सो ये मेरा डायमेंशन है, यानी कि मेरा जो रूम होगा वो ऐसा कुछ होगा। ये है 902 एंड ये है 1517। अब यहाँ पे यूनिट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग स्क्वायर टाइल्स भी सेंटीमीटर में लेंगे तो सबका यूनिट सेम है। अब मुझे इसको ऐसे कवर करना है स्क्वायर टाइल से सच दैट ये मेरा पूरा जो मेरा ये सीलिंग है वो कवर हो जाए। इसका मतलब अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या नाम है, स्क्वायर टाइलिंग से मैंने एक एग्जांपल देखा है। अब अगर मुझे इस साइड को पूरा कवर करना है तो जो भी स्क्वायर साइड का मेरे लेंथ होगा, मान लेते हैं इसका लेंथ L है और एक्चुअली लेंथ ब्रेड्थ सेम होगा, सो जो भी L होगा वो L को 902 को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर L 902 को नहीं डिवाइड करेगा तो ये कभी भी इसको कवर नहीं कर पाएगा पूरी कंप्लीटली। सिमिलरली यही लेंथ जो यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स है इसको L को 1517 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमारा जो स्क्वायर का लेंथ है वो इसको नहीं डिवाइड करेगा तो वो कभी भी इस पूरे लेंथ को कवर नहीं कर पाएगा। ये हम लोग को कॉमन सेंस से पता है। इसका मतलब हमारे जो स्क्वायर टाइल्स के जो डायमेंशन होंगे उसका जो साइड का लेंथ होगा उस साइड के लेंथ को इस 902 को भी डिवाइड करना पड़ेगा एंड 1517 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। बट कंडीशन क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। सो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर कब होंगे, अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल छोटे सा है। सो मुझे अगर लीस्ट करना है तो मुझे स्क्वायर टाइल्स का साइज बड़ा करना पड़ेगा। जब स्क्वायर टाइल्स के साइड बड़े होंगे तभी जो है मेरा ये लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक
तरीका है कवर करने का। मैं अगर स्क्वायर साइड छोटा कर दूँ, छोटे डिवाइज़र का लेंथ का स्क्वायर ले लूँ, तो मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए तो मुझे क्या ध्यान देना पड़ेगा कि L जो है, जो कि स्क्वायर का साइड लेंथ है स्क्वायर टाइल्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, एंड ये ध्यान देते हुए कि वो जो लेंथ है वो 902 एंड 1517 को डिवाइड करे। एंड ये एक्चुअली में किस सब चीज़ों का कंडीशन है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए D which divides 1517 and divides 902 and it is greater, and वो सबसे बड़ा ऐसा पॉजिटिव नंबर है। सो ये क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा GCD ऑफ 1517, 902, यानी कि हम लोग को GCD फाइंड करना पड़ेगा 1517 एंड 902 का, एंड हम लोग वही फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। 1517 902 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, 1517 इज इक्वल टू 902 इंटू 1 प्लस, अगर हम माइनस करेंगे तो जाएगा 615। ओके, सो ये आ गया, यानी कि ये रिमाइंडर है एंड 1 इसका क्वोशिएंट है। अब सिंस ये 0 नहीं है तो अब मैं 902 को 615 से डिवाइड करूंगा, एंड ये मेरे पास आ जाएगा अगेन 615 टाइम्स 1 प्लस, जब माइनस करेंगे इसको तो हो जाएगा 287। ओके, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 615 इज इक्वल टू 287 टाइम्स 2, एंड ये हो जाएगा प्लस 41, एंड जब हम लोग 287 को 41 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 41 इंटू 7, ये बहुत सिंपली, एंड प्लस 0, यानी कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर इसका GCD हो जाएगा 41, जो कि लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 41, यानी कि हमारा जो स्क्वायर के साइड लेंथ होंगे उसका साइड लेंथ होगा 41 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कि कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे, एंड वो बहुत इजी है फाइंड करना, कि ये देख लेते हैं एक बार। ये 902 है, ये 1517 है। सो यहाँ पे कितने स्क्वायर आ जाएंगे, ये तो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे कितने, उससे हम लोग को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो 902 डिवाइडेड बाय 41, ये हो जाएगा ये 2 से जाएगा, एंड सो 22, यानी कि ऐसे 22 स्क्वायर्स होंगे, एंड 1517 डिवाइडेड बाय 41, ये हो जाएगा ये 37 41, हाँ 37। सो ऐसे हमारे 31 स्क्वायर्स आ जाएंगे एंड ऐसे 22। सो तो 22 टाइम्स 37, सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 22 टाइम्स 37। ये इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। So the least number of square tiles required to pave the ceiling of room of this dimension is 22 into 37। सो हमने इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम के हेल्प से सॉल्व कर लिया। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है, उसकी वो इतना हेल्पफुल है। एंड फिर डिवीजन एल्गोरिथम भी हमने देखा, एंड उसके बाद हमने उसका प्रूफ भी देखा यूक्लिडियन एल्गोरिथम का, और उसका हमने फॉर्मल प्रूफ भी देखा एंड प्लस इंट्यूटिव वे से भी देखा, समझने की कोशिश की। सो आई होप आप लोग को ये पसंद आया। सो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।